तो आज के इस एजेंडे में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू से देखेंगे। तो ये पहला चैप्टर है। किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें पूरे सब्जेक्ट के बारे में जो है बताया जाता है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ जो डिस्कशन होगा वो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर होगा जो इस समय स्लाइड पे दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पहला चैप्टर जो होता है वो पूरे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए तो चाहे जो कोई हार्डवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कोई प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में अगर कोई है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके यूज़र कंप्यूटर के साथ, मीन्स फिजिकल मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसीलिए पहले पॉइंट पे जो लिखा गया है वो यही है, ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल गोल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिस इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके कोई यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगा अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रोल यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है और उस इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके कोई यूजर हार्डवेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चूंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसके दोनों किनारों पे, एक तरफ हार्डवेयर है और एक तरफ यूजर है, उन सबको एक इफिशिएंट वे में मैनेज करें। जो भी हमारे पास हार्डवेयर उपलब्ध है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उनकी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूजर को एक इफिशिएंट तरीके से उपलब्ध कराना ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी है। इसीलिए जो आखिरी वाला पॉइंट है उसमें क्लियरली मेंशन है, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। तो केवल हार्डवेयर को ही इफिशिएंटली मैनेज नहीं करना है, एक ईज ऑफ वर्क, काम करने में आसानी हो, ऐसा एक इन्वायरमेंट भी हमको मिलना चाहिए, हम चाहे जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात उठती है, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम लोगों के दो ही व्यू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ लोग कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स। तो क्या केवल इतना कहना सफिशियंट है?
तो जवाब है नहीं। जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और रिक्वायरमेंट के अलग होने से दो चीजें हमेशा बदल जाएंगी। एक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर बदल जाएगा और एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बदल जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट चेंज होगी, नीड चेंज होगी, तो क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएगा। जिसकी जैसी जरूरत वो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जिसकी जैसी जरूरत है वैसा ही कंप्यूटर हार्डवेयर का चुनाव भी होगा। ठीक है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों चीजें एक साथ मिलके प्लेटफॉर्म कहलाती हैं। तो जब भी हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म बोलने का सीधा सीधा मतलब होगा कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, तो जो सबसे बड़ी चीज है कंप्यूटर हार्डवेयर में वो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी जब हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म बोलने का सीधा सीधा मतलब होगा प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पे कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके पहले हम लोगों ने 3 लेयर्स देखे। प्रॉब्लम को अगर हमें कंप्यूटर से सॉल्व करना था तो हम लोगों ने वहां पे 3 लेयर देखा। पहला लेयर क्या था? सबसे नीचे वाला लेयर जो था वो था हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेयर था, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो सके। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की है, और उसी इन्वायरमेंट का इस्तेमाल यूजर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम ये कहेंगे कि केवल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है तो क्या हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी, उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सिस्टम प्रोग्राम, और एक को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। हार्डवेयर में सीपीयू की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही है। और हमने कहा कि प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमको एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, एडिशनल प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। तो ये एडिशनल प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर पे जब इंस्टॉल होंगे तो उनको इंस्टॉल होने के लिए जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की है। और हमने ये भी कहा कि हम जिस किसी भी प्रोग्राम की बात करें उसको हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अपने पास कुछ चीजें, कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो सिस्टम प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं उसमें डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइसेस को यूज करने लायक बनाते हैं। जब तक किसी डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगा, मशीन पे इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक हमारे बाकी के कंपोनेंट उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम हमेशा यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे हमने कहा वर्ड प्रोसेसर, हमको किसी वर्ड फाइल के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, मुझे कुछ
डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो मैं वर्ड प्रोसेसर का मैं इस्तेमाल करूँगा। मुझे कोई समरी जो है टेबुलेटेड फॉर्म में बनानी है, ठीक है, डेटा का टेबुलेशन करना है, तो उस केस में जो है मैं स्प्रेडशीट का काम मैं लूंगा। स्प्रेडशीट बोलने का मतलब क्या है? स्प्रेडशीट बोलने का मतलब है जैसे अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट है। वर्ड प्रोसेसर बोलने का मतलब या तो नोटपैड या फिर वर्ड प्रोसेसर बस वर्ड पैड। हमको वेब मीन्स इंटरनेट से कुछ टास्क परफॉर्म कराने हैं, हमको कुछ मेल भेजने हैं, हमको कुछ फाइलों को डाउनलोड करना है, तो हमको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और वेब से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर्स का होना जरूरी है। अब हम बात करें अगर यूजर की, तो यूजर हम लोग कहेंगे किसको? तो एक ब्रॉड सेंस में यूजर मतलब आदमी जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, इंसान जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो तो यूजर मतलब मशीन भी हो सकता है, यूजर मतलब अलग कंप्यूटर भी हो सकता है। और इसी कंटिन्यूएशन में हम एक बात ये कहेंगे कि जब भी हम लोग वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो वहां पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्लाइंट। तो जब हम बोलेंगे क्लाइंट, तो क्लाइंट बोलने का मतलब क्या है? क्लाइंट बोलने का मतलब कोई ह्यूमन बीइंग से नहीं है। क्लाइंट बोलने का मतलब है कि वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द वेब ब्राउजर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा मीन्स यहां अब आदमी की बात नहीं उठेगी, यहां ह्यूमन बीइंग को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर is responsible to send a request to the server and web browser is responsible to receive the response which is sent from the server, and the response should be rendered on the screen in the specific program by the web browser। तो यूजर कुछ भी हो सकता है, पीपल भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकते हैं, और अदर कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और अभी जो डिस्कशन मैंने किया उस डिस्कशन में यूजर क्लाइंट बोलने का सीधा सीधा मतलब किससे था? तो वेब ब्राउजर से था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट कराएगा और इफिशिएंट मैनर में किसी टास्क को पूरा कराने के लिए उनका इस्तेमाल कराएगा। ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम, लेयर डायग्राम दिया गया है। तो सबसे नीचे यहां कंप्यूटर हार्डवेयर दिख रहा है, उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर जो है वो यूजर्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करे, और यूजर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने दो तरीके से बांटा था, एक को बोला था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एक को बोला था सिस्टम प्रोग्राम। यूजर दो तरीके से मशीन से कनेक्ट होगा। उसका जो पहला मोड ऑफ कनेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा कि यूजर इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम से, और एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम जो है वो कनेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को कनेक्ट कराएगा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि यूजर सीधे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अब कनेक्ट करा रहा है यूजर को इनडायरेक्टली हार्डवेयर के साथ।
अब ऊपर वाले लेयर में यूजर्स की संख्या एक से ज्यादा दिख रही है। इसके आधार पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपलब्ध है। एक को हम लोग बोलेंगे सिंगल यूजर और एक को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल यूजर। सिंगल यूजर बोलने का मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम पे एट अ टाइम एक सिंगल यूजर पड़ा हुआ है, वही उस सिस्टम को यूज कर रहा है। मल्टीपल यूजर बोलने का मतलब कि साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा यूजर्स जो है हमारे सिस्टम पे लॉगिन किए हुए हैं और वो हमारे रिसोर्सेस चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी रिसोर्सेज की बात मैंने की, तो रिसोर्सेज को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक को बोलेंगे फिजिकल रिसोर्स और एक को हम लोग बोलेंगे लॉजिकल रिसोर्स। तो जब हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल रिसोर्स, तो फिजिकल रिसोर्स बोलने का सीधा मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। और लॉजिकल रिसोर्सेज बोलने का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द application programs, we are talking about system programs, we are talking about the logical files, data files। ये हमारे लिए लॉजिकल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हर लेयर का अपना एक काम है और हर लेयर की अपनी एक जिम्मेदारी है। लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है तब तक यूजफुल है जब तक हर लेयर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी एरर के साथ कर रहा है। मसलन अगर 10 लोग लाइन में खड़े हो जाएं और एक एंड पर हम किसी के कान में आके कुछ बोलें और हम कहें कि यही इंफॉर्मेशन तुम अपने बगल वाले को ट्रांसफर करो उसके कान में, और ये मैसेज प्रोपोगेट होते हुए जब दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो वहां पे दो संभावनाएं हैं। या तो हमको ओरिजिनल मैसेज मिलेगा या फिर हमको कोई चेंज्ड मैसेज मिलेगा, एल्टर्ड मैसेज मिलेगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि एल्टर्ड मैसेज मिला, मीन्स जो मैसेज मैंने दिया था ट्रांसमिट करने के लिए वो नहीं मिला, तो इसके पीछे एक कारण होगा, एक ही कारण होगा कि ये जो 10 लेयर्स दिख रही हैं, इन 10 लेयर में से कम एक लेयर ऐसी जरूर है जिसने मैसेज के कंटेंट को चेंज कर दिया। उसी तरीके से अगर लेयर्ड स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं और हमने कहा कि यूजर प्रोग्राम से कनेक्ट हो रहा है, प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इस सिनेरियो में अपने पास जो लेयर्स हैं उसमें अगर एक लेयर गड़बड़ हो जाए, हम जिस किसी प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम जिस किसी प्रोसेस को इन्वोक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कराने के लिए, अगर वो प्रोसेस करप्ट है, वो प्रोसेस क्रैश हो चुका है, वो प्रोसेस एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो क्या हम लोग मशीन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे? तो जवाब है नहीं। भले से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एकदम से बढ़िया काम कर रहा हो, हमारे सारे हार्डवेयर जो है वो पूरी तरीके से काम करने के लिए रेडी है, लेकिन एक लेयर गड़बड़ हुई और हम काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक ऐसा व्यू है जिसमें हम केवल 3 एंटिटी को कंसीडर कर रहे हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर, और मैं कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा करप्ट हो गया, एक लेयर मेरी करप्ट हो गई, एक लेयर करप्ट हुई, अब हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, हम हार्डवेयर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जब भी हम लोग लेयर्ड सिस्टम की बात करेंगे, हर लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उम्मीद करते हैं कि हर केस में हर लेयर अपने स्पेसिफाइड टास्क को हर हालत में करेगा, तब जाके हम लोग सिस्टम से कोई मीनिंगफुल काम करा सकते हैं। अब यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश हो रही है। तो अगर मैं
इसको डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स एलोकेटर। ये रिसोर्सेस को एलोकेट कराएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस को एलोकेट किसके लिए कराएगा? प्रोसेसर्स के लिए, यूजर्स के लिए, ठीक है, और इफिशिएंटली एलोकेट कराएगा। तो इफिशिएंटली एलोकेट कराने का मतलब यह है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो, कहीं कोई क्लैश न हो। मसलन मेरे पास एक फाइल है और मैं ये कह रहा हूं कि उस फाइल के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक ही टाइम पर एक ही फाइल को हम दो यूजर के बीच में उपलब्ध करा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम दोनों राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट मोड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट मोड में रिसोर्सेज को उपलब्ध न कराए। और इतनी बात बोलने की बजाय सिर्फ इतना कहा गया कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस इन इफिशिएंट मैनर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई एडिक्वेट डिफिनीशन जो है वो नहीं है कि हम बेसिकली किसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। हाँ, एक कॉमन बिलीफ, एक मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड डिफिनीशन अपने पास ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, लेकिन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अगर हमको जानना है तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। अभी इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कर्नल की। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं कर्नल और एक को बोलते हैं सेल। सेल और कर्नल। यूजर सेल के साथ कनेक्ट होता है, यूजर सेल के साथ कनेक्ट होता है और सेल यूजर को कनेक्ट कराती है कर्नल के साथ। यानी अगर हम लोग सेल और कर्नल को लेके बात कर रहे हैं तो उसमें जो सोल है, जो आत्मा है, जो काम की चीज है, जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो क्या है? वो है कर्नल। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सेल प्लस कर्नल। ठीक है। लेकिन जब यह क्लेम होगा कि हमने व्यक्ति को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलने का सीधा मतलब किससे होगा? कर्नल से होगा। ठीक है। कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम लोग सेल्स को सुविधा के अनुसार चेंज करते रहते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कर्नल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हम लोग जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर अपना स्टार्ट हो रहा है, तो दो बातें हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेमोरी में आ गया, तब हमारी मशीन रेडी हुई यूज करने के लिए। लेकिन जब हम लोग मशीन का पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जब हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं, तब मशीन के पास जो भी हार्डवेयर्स हैं उनको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। और इनको मैनेज करने के लिए अपने पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बेसिकली हार्डवेयर में स्टोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कहाँ स्टोर होता है? तो इट इज स्टोर्ड इन रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये एक फर्मवेयर है। यहीं पर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूट स्ट्रैप। और होता क्या है कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है, जो ये बायोस बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है हमारे बायोस का एक पार्ट है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन इटसेल्फ। ठीक है। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। ठीक है। ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करेगा, हार्डवेयर को चेक करेगा, देखेगा कि क्या ये हार्डवेयर वर्किंग कंडीशन में है। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी पावर सप्लाई ऑन होती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हर डिवाइसेस के पास भेजा जाता है और डिवाइसेस इको बैक कराती है। रिस्पांस में वो एक सिग्नल भेजती है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से डिवाइसेस काम करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये सारी बातें, इतनी सारी बातें होती हैं। बायोस कहां पे स्टोर होगा? तो इट इज स्टोर्ड इन रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। यहां पे कंप्यूटर सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया। मेमोरी है, CPU, मेमोरी, डिस्क कंट्रोलर, USB कंट्रोलर, ग्राफिक्स एडाप्टर, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, ये सारे के सारे पेरिफेरल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। हमारे सिस्टम पे एक से ज्यादा CPU हो सकते हैं। ठीक है। आगे जो है हम लोग इस स्लाइड पे जरा नजर डालें तो यहां क्या है? तो यहां IO डिवाइसेस एंड CPU कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब हम लोग बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो क्या हर केस में CPU की जरूरत है? क्या हर टास्क में CPU की जरूरत पड़ेगी? जो जवाब है नहीं। CPU केवल तब यूज होगा जब हमको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जब हमको कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है। अगर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी हो रही है, जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं, तो उस गाने को जब हम लोग सुन रहे हैं तो क्या हमारा CPU काम कर रहा है? तो जवाब है नहीं।